हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे एथिक्स के यूनिट 1 के साथ। हमने पहला प्रोविजनल डेफिनेशन ऑफ एथिक्स ऑलरेडी पढ़ ली थी, जिसमें हम लोग एथिक्स के को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस डेफिनेशन में जितने अलग अलग वर्ड्स का यूज हो रहा है उन वर्ड्स को भी डिफाइन करने की कोशिश हमने पिछले वाले पार्ट में करी है। सो पहले वाले वीडियो के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल, उसमें एथिक्स का प्ले लिस्ट है, यू कैन गो ऑन टू दैट। अब हम लोग लेट्स कंटिन्यू विथ हमारा सबसे पहला नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, जो यूनिट 1 का पार्ट है। एंड मैं आपको बता दूं कि हम लोग फिलोसफी के बीए फिलोसफी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के साथ वर्क कर रहे हैं। मॉरल साइंसेस, तो हमने पहले एथिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन द केस ऑफ अ सब्जेक्ट लाइक एथिक्स about the subject matter of which most people have some ideas, it is even more helpful to distinguish ethics from the other sciences dealing with human conduct with which it may be confused. तो हम लोग एथिक्स के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ न कुछ आइडिया जरूर रहता है। अब हमने एथिक्स को डिफाइन कर लिया और डेफिनेशन में जितने अलग अलग वर्ड्स का यूज हुआ है वो भी हमने कर लिया। अब लेट्स डू दिस कि ह्यूमन कंडक्ट को और भी साइंसेस जज करते हैं, तो हम लोग एथिक्स को उन साइंसेस के साथ कैसे डिफरेंशिएट करें। ऐसे कुछ साइंसेस है जो कि ह्यूमन कंडक्ट को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे बिना जजमेंट करते हैं। यू नो, उसमें कोई भी गुड बैड वो नहीं होता। जैसे कि सबसे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इज गिवन बाय साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम लोग ह्यूमन कंडक्ट को जज करते हैं, लेकिन हम उसमें कोई ओपिनियन नहीं करते, कोई जजमेंट नहीं करते। Okay, and one school of modern psychology, the behaviorist school, holds that the sole subject matter of a really scientific psychology is conduct or behavior. तो मॉडर्न साइकोलॉजी का एक स्कूल, एक थॉट है बिहेवियरिस्ट स्कूल, जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट को के साथ डील करता है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो है होल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ देयर फील्ड टू बी नॉट सो मच द रिजल्टिंग कंडक्ट एज द इनवर्ट प्रोसेसेस। तो एक तो है जो बिहेवियर आउटवर्ड प्रोसेसेस यानी बिहेवियर और कंडक्ट के साथ डील करता है। दूसरे दूसरे साइकोलॉजिस्ट है जो कहते हैं कि आउटवर्ड से ज्यादा इनवर्ट प्रोसेसेस मैटर करती है, हमारा इंटेंशन, हमारा डिसीजन, हमारे मेंटल प्रोसेसेस। एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसे आजकल सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है, वो डिस्क्राइब करता है द कंडक्ट इन इट्स सोशल रिलेशंस एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंडक्ट विथ विच एथिक्स इज चीफली कंसर्न। तो एथिक्स क्या कंसर्न करता है? सोशल साइकोलॉजी के बहुत कुछ उसका मिलता जुलता है। कैसे कि हम लोग सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि कंडक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, और एथिक्स में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। ह्यूमन कंडक्ट को सोशियोलॉजी में भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, विच मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो हम लोग सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन कंडक्ट के साथ डील करते हैं। ओके, so sociology still has for its subject matter the social institutions and customs which form the background of all human conduct and especially the conduct directed towards other human beings. तो सोशियोलॉजी में भी हम लोग एक तरीके से कि ह्यूमंस का कंडक्ट दूसरे उसके साथ कैसा था उसके साथ डील करते हैं। तो ऐसी एथिक्स के अलावा और भी साइंसेस है जिसमें ह्यूमन कंडक्ट के साथ हम लोग डील करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड दीज अदर साइंसेस? एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके वाइडेस्ट सेंस में एज द साइंस ऑफ मैन इंक्लूड्स ह्यूमन कंडक्ट इन इट्स स्फीयर एंड अ ग्रेट डील ऑफ द वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज बीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडक्ट एंड कस्टम्स ऑफ प्रिमिटिव पीपल। एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग प्रिमिटिव पीपल, जो सबसे पहले जो लोग थे, जिनको यू नो द पीपल विच वर वेरी प्रिमिटिव बेसिक पीपल, जो हम लोग उनके कंडक्ट के साथ डील करता है। Indeed, the anthropologist has given so much attention to primitive peoples that we are apt to forget that anthropology deals properly with all mankind and not merely with savage people. तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग इतना ज्यादा प्राइमरी पीपल और उनके साथ डील करते हैं कि हम लोग भूल गए कि एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ उन लोगों के साथ डील नहीं करता है, सभी पूरे मैनकाइंड के साथ डील करता है। और एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ मोर देन कंडक्ट, इट डील्स विद द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल व्हिच ओनली अफेक्ट देयर कंडक्ट इनडायरेक्टली। तो वो सिर्फ कंडक्ट से ज्यादा वो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी डील करता है, जो उसके जो एक इंसान के कंडक्ट को इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करता है, किस सिचुएशन में वो रह रहा है, उसको क्या खाने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ऑल दीज थिंग्स। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये तीनों साइंसेज जो है वो ह्यूमन कंडक्ट के साथ डील करते हैं। लेकिन and a general knowledge of such facts is a necessary preliminary to making true judgments about human conduct. तो इन तीनों का एक बेसिक जजमेंट, प्राइमरी जजमेंट हमारे पास होना चाहिए ह्यूमन कंडक्ट को जज करने से पहले। Even in such a brief survey of ethics as that contained in this book, it will be necessary to make a restatement of certain psychological and sociological facts in the second, third and fourth chapters.
Yet, just because these sciences are positive sciences which draw judgments of value of any kind, we are not likely to confuse them with ethics. तो हम इनको ethics के साथ इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि ये सब positive sciences है. इसमें हम गुड या बैड या राइट और रॉन्ग के इस तरीके से जजमेंट वैल्यू के बेसिस पे एक्शन को नहीं करते. दीज आर पॉजिटिव साइंसेज जिसे हम लैबोरेटरी में पढ़ते हैं, जिसे सिस्टमैटिकली विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट्स स्टडी करते हैं. लेकिन एक ब्रांच ऑफ पॉजिटिव साइंस है which is nearer to ethics than the rest. The sociologist or the anthropologist may not only describe human conduct and its conditions, he may go on to describe the opinions that men have held in different ages and different places about their own conduct and that of others. What kind of actions they have commonly regarded as good and right, and what kind of actions bad and wrong. This is what the sociologist Westermarck has done in his book The History of Human Marriage. He has not only described marriage, the customs and rites, but he has told what people in different countries and different periods of history have thought right or have thought wrong in connecting with the marriage. Now here the sociologist is still describing facts. He is not judging or evaluating them in any way. तो एक इन सब पॉजिटिव साइंसेस में आप समझ रहे हैं कि जैसे कि वेस्टरमार्क की एक बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है. अब इनमें क्या होता है कि उसमें जैसे और भी ऐसे हैं जिसमें कि वो फैक्ट्स के साथ ही डील करें, लेकिन वो फैक्ट्स क्या है कि एक टाइम पर या फिर एक कंट्री में दूसरी कस्टम्स के बारे में लोग क्या समझते कि ये राइट है कि रॉन्ग है. ये भी फैक्ट है, ये हिस्ट्री में आता है, लेकिन इसमें हम लोग वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं गुड एंड बैड का. बट दीज आर फैक्ट्स, ये पॉजिटिव साइंस में, क्योंकि हम लोग इसमें जज नहीं कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट थे, जो पहले लोगों ने जजमेंट करा है, हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं. In this science, a sociologist may state that polygamy under certain conditions is considered right by Mohammedans, but is considered wrong by Christians. But he has no right to go on to say that in this matter the judgment of Christians is true while that of Mohammedans is false or vice versa. अब ऐसे केस में एक सोशियोलॉजिस्ट कह सकता है कि मोहम्मदन्स या मुस्लिम्स बिलीव करते थे कि एक से ज्यादा शादी करना इज राइट, एंड क्रिश्चियंस बिलीव करते थे कि एक से ज्यादा शादी करना इज नॉट राइट. तो ये चीज सही है. इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट है वो खुद जज नहीं कर रहा है. लेकिन अगर ये सोशियोलॉजिस्ट ऐसा कहे कि जो मोहम्मडन्स बिलीव करते थे वो सही है और जो क्रिश्चियंस बिलीव करते थे वो गलत है या वो बैड है, तब हो जाएगा कि वो उसको जज कर रहा है. तो यहाँ पर जब हमने कहा कि मोहम्मडन्स का कहना था कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड और क्रिश्चियंस का कहना था दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ऐसे केस में वो खुद जजमेंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोगों के जजमेंट को एज फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है. To do so would be to leave the work of a positive science and to take up the work of ethics. ऐसा कहना कि मोहम्मडन्स की थिंकिंग सही थी और क्रिश्चियंस की गलत थी, इसका मतलब हम पॉजिटिव साइंस को छोड़ के एथिक्स के स्फीयर में घुस रहे हैं. हम लोग बाद में देखेंगे इसी सेक्शन में कि ऑन द मेथड्स ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ओपिनियंस ऑफ ऑर्डिनरी मैन ऑन एथिकल मैटर्स, एंड टू दिस एक्सटेंट एथिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिप्टिव साइंस व्हिच मे लेबल द पॉजिटिव साइंस ऑफ मॉरल्स. तो एथिक्स को ह्यूमन के उसके ऊपर कि ह्यूमंस क्या कहते हैं कि वो किस एक्टिविटी को एज राइट या एज रॉन्ग कहते हैं, उसके साथ भी एथिक्स कई बार डील करता है. इसे हम पॉजिटिव साइंस ऑफ मॉरल कहते हैं और ये एक पॉजिटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव साइंस ही आता है. At the present day, the word morals is used with a variety of meanings for the science of ethics itself, for actions regarded as good and right, and for the rules according to which such actions are done. It was originally derived from the Latin word mores, meaning customs, and so may be appropriately used for men's customary ways of judging human conduct, and that is what we are describing in this positive science. तो moral जो word है वो लैटिन वर्ड मोर्स से आया है और मोर्स का मतलब है जो चीज कस्टमरी है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉरली राइट या रॉन्ग है. जो वर्ड एथिक्स है, दो ये इनडायरेक्टली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कस्टम, by long technical usage being limited to the normative science, the science which tells not what men actually do and what actually think it right to do, but what men ought to do and what they ought to think it right to do. तो एथिक्स जो है वो ऐसे तो ग्रीक वर्ड से इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है कस्टमरी. कस्टमरी मतलब कि क्या इंसान को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. मतलब कि क्या इंसान सोचता है कि उसे करना चाहिए और क्या इंसान को लगता है उसे नहीं करना चाहिए. लेकिन एक्चुअली में है कि व्हाट मेन शुड डू, नॉट व्हाट दे थिंक दे शुड डू.
In the normative science of ethics, we study the standards by which we judge actions to be right and wrong, good and bad, or in the other ways mentioned in the first section of this chapter. फ्रॉम अदर पॉइंट, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मेटिव साइंस ऑफ एथिक्स में हम लोग स्टैंडर्ड्स को भी जज करते हैं, जिससे हम एक्शन को जज करते हैं कि वो स्टैंडर्ड सही है या गलत है, कि जिससे हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये एक्शन सही है या एक्शन गलत है, क्या वो स्टैंडर्ड भी सही है या नहीं. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, इनका एक्चुअल मतलब क्या है. We are asking their true meaning or the only meaning in which they can be used correctly. Such an investigation will necessarily result in the discovery of standards or norms or criteria by which right actions can be distinguished from wrong actions or even better actions from good actions. The discovery and establishment of such standards are the primary task of the normative science of ethics. ठीक है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि गुड है, राइट है, रॉन्ग है, ये एथिक्स का प्राइमरी टास्क होता है. The word establishment suggests that we cannot stop in ethics with merely stating the meaning or logical connotation of such terms as good and right and ought. Even if a person knew fully the characteristics of action implied by these terms, he might still go on to ask why I ought to do what is right, or why ought I to avoid what is bad. It may be the case that an adequate definition of the terms right and out and bad would supply the answers, but if that be the case, the definition itself often implies a certain view of the universe as a whole and of man's place in it. तो सिर्फ राइट, रॉन्ग, गुड, बैड की डेफिनेशन समझ लेना या मान लेना इस जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर भी मान लो कि हमने समझ लिया कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड किस सेंस में यूज होता है, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे कि हमें ये क्यों करना जरूरी है. Why is it my duty that I should do this? It is because of man's place in the universe that we can say that certain actions are right or that he ought to do them. तो it is because कि एक इंसान की प्लेस क्या है यूनिवर्स में कि वो रह रहा है, हम कह सकते हैं कि कुछ एक्शंस उसे करना चाहिए, वो उसकी ड्यूटी है. एक फिलोसोफर जो कि मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स को मेंटेन रखता है इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलेशंस ऑफ आवर एक्शंस. To do anything else is still holding a certain metaphysical view of the universe, a view that he will need to defend in order to demonstrate that his ethical statement about goodness not being affected by relations is valid. Such a passage from science to philosophy has already been suggested when it was said that the normative science do not, even a philosopher जो कि maintain करता है कि ethical terms का meaning क्या है, वो relations of our actions to anything else is still holding a certain metaphysical view of the universe. तो वो philosopher भी universe का एक metaphysical view कि ये पूरा universe क्या है, a view जो उसे defend करना पड़ेगा in order to demonstrate that his ethical statement about goodness not being affected by relations is valid. कि वो जो गुडनेस है कि वो फिलोसोफर जो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है, वो गुड और बैड जो बात कर रहा है वो सही है गलत है. ये हम लोग जब साइंस से फिलोसफी में आ रहे हैं तो ये सजेस्ट करता है कि नॉर्मेटिव साइंस डू नॉट merely describe the standards by which we judge, they are also concerned with the validity or truth of these standards. तो जिस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम जजमेंट करते हैं सिर्फ वो ही काफी नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स भी सही है या गलत है वो भी जरूरी है. इसका मतलब है द प्लेस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स. It is, for example, a question for philosophy or metaphysics to decide whether our judgments of right and wrong are merely customary opinions that are created by human minds with no fixed objective basis, or whether they state truths about the ultimate constitution of the universe. तो जो हम standards कर रहे हैं क्या वो सिर्फ एक custom ने उसको fix करा है, क्या एक group of people ने जिनका कोई fixed objective नहीं था सिर्फ उन्होंने इस चीज को सच करा है, कि या सच में भी पूरे universally वो चीज सही या गलत है. We may somewhat arbitrarily limit the word ethics to the science describing the standards, but the students of ethics will soon find that the description will develop into an investigation of the validity of standards, and we may call this investigation moral philosophy, the name by which ethics was most commonly denoted until recently in the older British universities. तो बहुत रिसेंटली तक एथिक्स को मॉरल फिलोसफी के टर्म से यूज किया जाता था, एंड बेसिकली इस पूरे में यही समझा जा रहा है कि सिर्फ वो स्टैंडर्ड्स, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड्स की हम जिससे जजमेंट करें, वो स्टैंडर्ड्स की वैलिडिटी भी जरूरी है.
कि जिन स्टैंडर्ड से हम जजमेंट कर रहे हैं, जिन क्राइटेरिया के बेसिस पे जजमेंट कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया भी वैलिड और ट्रू है कि नहीं है। तो एथिक्स और मॉरल फिलॉसफी के बीच में कोई शार्प डिवीजन नहीं हो सकता। नॉर्मेटिव साइंस की ओन प्रोफाउंड स्टडी इनएविटेबली रेजेस फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। How far the standards of ethics can be used in ordinary practice to distinguish a right action from a wrong action will depend largely on the nature of these standards, but it has been a matter of common experience that there are cases where it is very difficult even for the man experienced in तो हम एथिक्स के स्टैंडर्ड्स को ऑर्डिनरी लाइफ में कितने यूज कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हम क्या स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, क्या तरीके से देख रहे हैं। लेकिन ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि ऐसे केसेस हैं जहां पर इवन फॉर द मैन एक्सपीरियंस इज मेकिंग मॉरल जजमेंट टू टेल विच कोर्स ऑफ एक्शन इज राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एक मॉरलिस्ट के लिए, जो एक मैन है जो मॉरल जजमेंट कर रहा है, उसके लिए भी ये कहना कि क्या एक्शन सही होगा क्या गलत होगा वो मुश्किल होता है। One of the most familiar examples is whether a doctor is right in answering a patient's question with a false answer when he knows or thinks it extremely likely that a true answer will aggravate the patient's illness or even cause his death. जैसे कि एक हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि क्या एक डॉक्टर को एक पेशेंट को उसकी सही कंडीशन के बारे में बताना चाहिए या नहीं। यहाँ पे दो चीजें, डॉक्टर को पता है कि अगर वो पेशेंट को सही बताएगा कि आपकी ये सिचुएशन है तो वो पेशेंट और ज्यादा बीमार हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर की ड्यूटी भी है कि वो पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहे, कि पेशेंट की फैमिली वालों के साथ ट्रांसपेरेंट रहे, कि नहीं भाई जो सिचुएशन सही है वो सही सही बता दे, भले ही पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाए। तो व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या एक्शन सही है या गलत है? क्या डॉक्टर की ड्यूटी क्या है कि वो पेशेंट को ठीक करे या पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहे, कि पेशेंट को हर बात बताए कि भले ही पेशेंट की तबीयत बिगड़े लेकिन पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। The science of applying the standards of ethics to particular kinds of cases is properly called casuistry, and however this science may have been misused in the past, the application of ethical standards to particular kinds of cases is itself a perfectly legitimate and reasonable sphere for a science. तो ऐसे कुछ particular cases पे ethics को apply करना अपने आप में एक पूरा science है। The difficulties or dangers of this science of casuistry will concern us later. क्या क्या डिफिकल्टीज है इस साइंस का, ये कॉजिस्ट्री कि एक पर्टिकुलर केस के ऊपर एथिक्स कहाँ कैसे अप्लाई करना है, इसको कहा जाता है कॉजिस्ट्री, और इसके बारे में हम लोग लेटर डील करेंगे। अभी फिलहाल में वी मस्ट नोट दैट आई कैन नॉट इरेज दिस, अभी फिलहाल में आई हाईलाइटेड इट बाय मिस्टेक। So we must know that we are still dealing with knowledge and not practice, with a science and not with an art. हम लोग एक साइंस के साथ डील करें और हमें उसके साथ सिस्टमैटिकली डील करना चाहिए। ये फैक्ट कि truth as to what action is right in a particular situation does give valuable guidance to a person in that situation as to what he ought to do is not the direct concern of the causist. कि एक सिचुएशन में कॉजिस्ट का डायरेक्ट कंसर्न नहीं कि उस इंसान को क्या करना चाहिए। हिज बिजनेस इज टू रीच ट्रू नॉलेज नॉट टू ऑल्टर प्रैक्टिस, कि एक्चुअली सही क्या है, क्या करना चाहिए वो नहीं, क्या सही है वो कॉजिस्ट का मेन कंसर्न है। इस सेंस में ये पॉसिबल है एडमिट करना कि डॉक्टर जीई मूर ने दैट कॉजिस्ट्री इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ एथिकल इन्वेस्टिगेशन एंड येट टू डिनाई दैट द एम ऑफ एथिक्स इज टू अफेक्ट और इम्प्रूव आवर प्रैक्टिस। तो एथिक्स का मेन एम है हमारे इसको इम्प्रूव नहीं करना, बल्कि कॉजिस्ट्री का मेन एम है कि क्या चीज सही है उसको डिसाइड करना। तो कॉजिस्ट्री को हम लोग अप्लाइड एथिक्स ज्यादा, प्रैक्टिकल एथिक्स अप्लाइड एथिक्स ज्यादा कह सकते हैं। फॉर नॉलेज अप्लाइड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस इज स्टिल द प्राइमरी एम। अप्लाइड एथिक्स कहना कॉजिस्ट्री को ज्यादा बेटर होगा। There is, however, a body of knowledge collected with the special aim of guiding people in the practice of right conduct or the art of living the good life. We call such guidance moralizing, and moralizing is by no means confined to the student of ethics or even to the moral philosopher. ठीक है, तो moralizing करना जो है वो एक philosopher या student of ethics तक ही confined नहीं है। The moralizer has more often drawn his material from long practical experience of life than from textbooks of ethics. तो टेक्स्ट बुक से ज्यादा उसने मॉरलाइजर ने हमेशा लाइफ और एक्सपीरियंस पे कई बार डिपेंडेंट रहा है।
He is the sage or wise man, typically elderly in years, often without book learning but rich in human experience, such as the author of the book of Proverbs in the Old Testament or of the Analects of the Confucius. कई बार ये जो बुक्स लिखे हुए हैं, जिन ऑथर्स ने लिखी है, उनको कहा जाता है कि उनके पास एक सुपर नेचुरल गिफ्ट था कि उनके इनबॉर्न इनसाइट था कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. The knowledge of ethics does not have some value for the moralizer. It gives him knowledge of the nature of moral philosophy principles which can be applied in the particular cases in which he gives counsel. तो ये मॉरलाइजर की वैल्यू नहीं है, वो उसको नॉलेज देना कि अच्छा वो मॉरल प्रिंसिपल सही है गलत है, कहाँ पर कैसे अप्लाई करना चाहिए. इट मे बी तो ये मॉरलाइजर के लिए हम नहीं कह रहे कि अच्छा वो इंसान, हम उस इंसान की नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको वैल्यू कर रहे हैं. It gives him knowledge of the nature of moral principles which can be applied in the particular cases in which he gives counsel and a width of outlook which may help him to avoid bias and prejudice. It may indeed be the duty of the student of ethics to use his knowledge of ethical principles to engage in the time-honored task of moralist, at present very largely neglected, to preach and to edify, to inculcate new duties and devotions, or to make men profoundly conscious of old ones. जो स्टूडेंट ऑफ एथिक्स है वो ये एडमिट कर सकता है कि वो ज्यादा नेसेसरी क्वालिफिकेशंस लैक करता है, इतनी उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो एक मॉरलाइजर बन जाए, अपना काउंसिल देने लग जाए. ओके या फिर उसके पास इतना इनसाइट वगैरह नहीं होता एक स्टूडेंट ऑफ एथिक्स से. हम कह सकते हैं द प्रीचर या जो एजुकेशनिस्ट है हैज सर्टेनली मच टू लर्न फ्रॉम एथिक्स बट देयर्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. We may call it practical ethics or moralizing, and it is a subject the aim of which is to affect and improve practical conduct. तो उसका एम यही है कि जो इंसान का प्रैक्टिकल कंडक्ट है उसे इम्प्रूव करना है. There still remains to be considered the practice of doing right actions, or what we may call the art of living the good life. Mackenzie ने सोचा कि it was not correct to speak of conduct as an art, but there are actually resemblances between good conduct and such fine arts as painting or music, to which the phrase the art of conduct draws attention. देखिए क्या है डिफरेंस. पहला, we learn to do what is right as the artist learned to paint, not so much by study of theory as by long and painstaking practice. ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंडक्ट और आर्ट के बीच में. जैसे कि एक आर्टिस्ट पेंट करना सीखता है, हम लोग क्या सही है क्या गलत है वो करना सीखते हैं. ठीक है, और वो हम ज्यादा थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस से सीखते हैं. आर्टिस्ट को भी बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिस करने में, और हम लोग भी राइट एंड रॉन्ग लॉन्ग और पेनस्टेकिंग है. कई बार हम गलत चीजें करते हैं, उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करते हैं. हम एडमिट कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इज अ हेल्प इन द प्रैक्टिस ऑफ गुडनेस, जैसे अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ब्यूटी मे बी हेल्प टू द पेंटर. तो जैसे एक पेंटर के लिए ब्यूटी मतलब ब्यूटी का नेचर समझना जरूरी है, वैसे हमारे लिए गुडनेस वगैरह एथिकल प्रिंसिपल्स का समझना जरूरी है. उसी टाइम पे स्टडी ऑफ ग्रेट मास्टर्स एंड डेलिब्रेट कॉपिंग ऑफ देयर मेथड्स आर ऑफ ग्रेटर यूज एंड थ्योरेटिक स्टडी. तो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. गुड कंडक्ट और आर्ट्स बोथ डायरेक्टली कॉज चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ अस. वी मेक थिंग्स अराउंड अस डिफरेंट बाय डूइंग गुड डीड्स, जस्ट एज द आर्टिस्ट मेक्स हिज कैनवस डिफरेंट बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑन इट. तो गुड कंडक्ट और आर्ट जो है वो डायरेक्टली चेंजेस करते हैं. कैसे? हम लोग गुड कंडक्ट करके अपने आसपास में चेंजेस करते हैं. जैसे कि एक पेंटर जो है वो कैनवस, खाली कैनवस के ऊपर पेंट करके उसको चेंज करता है. जो नॉलेज ऑफ साइंस और फिलोसफी है, जिसमें एथिक्स एक एग्जाम्पल है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है वर्ल्ड में. जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे उस नॉलेज का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो आर्ट एंड एथिक्स दोनों का एम जो है वो एक्शन है, ना कि उसके सिर्फ नॉलेज. तीसरा सिमिलैरिटी आर्ट और उसके बीच में है कि गुड कंडक्ट जो है वो फाइन आर्ट्स के से कैसे रिजेंबल करता है, ईदर बीइंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग व्हिच हैज इन इटसेल्फ ब्यूटी और वर्थवाइलनेस. आर्ट जो है वो भी कोई ब्यूटीफुल चीज को प्रोड्यूस करता है, और इसी तरीके से गुड कंडक्ट भी गुड कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस करता है. लेकिन मैकेंजी ने यह भी कहा है कि गुड कंडक्ट को हम लोग एक पूरी तरीके से आर्ट नहीं कह सकते.
3 तो रीजन बताए कि कैसे गुड कंडक्ट को आर्ट कह सकते हैं, फिर रीजन ये भी बताए कि गुड कंडक्ट को हम आर्ट क्यों नहीं कह सकते। एंड आर्ट इज कंसर्न विद वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, वेयरएज गुड कंडक्ट इज कंसर्न विद ऑल पर्सन्स एक्टिविटी। आर्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ कंसर्न है, जबकि कंडक्ट में हम लोग सभी एक्टिविटीज के साथ कंसर्न है। ठीक है, हो सकता है कि आर्ट में उसकी पिक्चर सुंदर होगी लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इविल होगा। ठीक है, तो द क्लेवर बर्गली में सर्टिफाइज द स्टैंडर्ड ऑफ द बर्गलर्स क्राफ्ट बट इज नन द लेस मॉरली रॉन्ग। तो हो सकता है कि चोरी करने में उसने चोर की ड्यूटी पूरी निभाई है लेकिन वो चोरी करना ही गलत है। सेकेंड, हम लोग क्यों कंडक्ट को आर्ट नहीं कह सकते हैं? आर्टिस्ट जो है वो उसका आर्ट कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकता है या कुछ टाइम के लिए बिल्कुल निग्लेक्ट कर सकता है कि ठीक है, वो हो सकता है कि 2 महीने के लिए पेंट करे, 2 महीने के लिए ना पेंट करे। लेकिन एक हम लोग कंडक्ट के साथ नहीं कर सकते कि कुछ टाइम के लिए अच्छी चीजें करे और कुछ टाइम के लिए अच्छी चीजें बिल्कुल ही ना करे। मॉरल लाइफ में कोई हॉलिडे नहीं हो सकती है, हमें हमेशा अच्छी चीजें करते रहना पड़ेगा। गुड इंटेंशन जो है वो जनरली थॉट टू हैव नो रिलेवेंस इन द आर्ट्स। आर्ट में हमारा इंटेंशन मैटर नहीं करता है, हम लोग जो पेंट कर रहे हैं उसका जो पेंटिंग कैसी बनेगी वो मैटर करता है। We judge an artist not by what he intends to produce but by what he actually produces. उसका इंटेंशन क्या है उससे नहीं, जबकि वो क्या प्रोड्यूस करता है उससे। लेकिन जब हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, मॉरल स्फीयर में, उस इंसान के इंटेंशंस भी मैटर करते हैं। We still give the credit of goodness to a man who has tried to save a child from drowning. तो भले ही उसने उसको कोशिश करी, एक इंसान जो एक डूबते हुए बच्चे को बचा रहा है, भले ही वो बचा नहीं पाया लेकिन फिर भी हम उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसके इंटेंशन सही थे, कि उसने कोशिश जरूर की है। ठीक है, अ मैन और उसके इंटेंशंस एथिक्स के उसमें डील करते, मैटर करते हैं। एक artist is a man who can produce a work of art. A good man is a man who not only can but does do good actions. At the same time, we have already suggested the artist who does not practice his art will soon lose the skill that makes him worthy to be called an artist. ठीक है, तो अगर एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अपनी स्किल छोड़ देगा, वो आर्टिस्ट नहीं करा सकता। लेकिन एक गुड मैन की कैपेसिटी जो है वो भले ही अनडिस्प्लेड रहे लेकिन वो अपनी गुडनेस नहीं छोड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो गुड करते ही रहे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो गुडनेस ना दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैडनेस दिखाए या गलत चीजें करे, लेकिन हो सकता है वो कोई गुड उसके वो ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो गुडनेस चली गई है। जैसे कि विनर ऑफ द विक्टोरिया क्रॉस, अब वो हो सकता है कि वो एक ब्रेव मैन है लेकिन वो उसको एक अपॉर्चुनिटी होगी तभी वो अपनी गुडनेस को शोकेस कर पाएगा, ब्रेवरी को शोकेस कर पाएगा। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि चाहे हम लिविंग ऑफ अ गुड लाइफ को आर्ट कहें या ना कहें, कंडक्ट को आर्ट कहें या कहें, इट इज सर्टन दैट टू लिव लाइटली हैज सम रिजेम्बलेंसेस टू द आर्ट्स एंड सम डिफरेंसेस फ्रॉम देम। तो भले ही हम उसको सही कहें या ना कहें लेकिन उनके बीच में कुछ रिजेम्बलेंसेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, there are then 6 moral disciplines, to use a term which may include science, philosophy and art. First, 6 moral disciplines हैं। Positive science of morals, describing men's moral standard in different countries and ages. Normative science of ethics, stating valid moral standards. Moral philosophy, examining the validity of these standards. तो ये 6 अलग अलग different मॉरल डिसिप्लिन्स है जिसमें साइंस, फिलोसफी, आर्ट तीनों चीजें इंक्लूड हो सकती है। और इन 6 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हम इसका सिर्फ यहाँ पर रिकैप कर रहे हैं। कॉजेस्ट्री और अप्लाइड एथिक्स, मोरलाइजिंग और प्रैक्टिकल एथिक्स एंड आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। तो इस बुक में हम लोग प्राइमरीली नॉर्मेटिव साइंस ऑफ एथिक्स से कंसर्न है लेकिन हम लोग बाकी चीजें भी पढ़ेंगे। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में द डेटा एंड मेथड्स ऑफ एथिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आई रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।